गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लासेस में सचिन शर्मा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूँगा ताकि आपको मैट्रिसेस समझने में किसी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। और उसके बाद कंसेप्ट समझाने के बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस टॉपिक से आता है जो आपके। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इस वीडियो में हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज ए मैट्रिक्स। द अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल और स्क्वायर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ओके, सो अगर हम किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर एक्सप्रेशन में हो तो उस एक्सप्रेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर एक्सप्रेशन में हो तो उस एक्सप्रेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स बोला जाता है। दिस अरेंजमेंट इज डन इन रोज एंड कॉलम्स विच डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो अरेंजमेंट होता है यहाँ पे वो रोज एंड कॉलम्स में होता है और ये रोज एंड कॉलम्स डिस्क्राइब करती है कि उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। इट इज डिनोटेड बाय ए नॉर्मली। हम नॉर्मली किसी मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को मैं एग्जाम्पल के थ्रू दूर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, 10 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एक्सप्रेस करे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ये 5 सब्जेक्ट्स है और ये 10 स्टूडेंट्स है और इन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करे। ये देखिए ये जो ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट है। यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करा है। ये जो देख रहे हैं आप ये है रोज और ये जो देख रहे हैं आप वर्टिकली ये है कॉलम्स। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को मैंने मैट्रिक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसके मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करने से मुझे क्या एडवांटेज मिला है कि मैं किसी भी इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से रीड आउट कर सकता हूँ और अगर मुझे किसी तरीके का कंक्लूजन बनाना है या किसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो वो मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू निकाल सकता हूँ। जैसे लेट्स से मुझे सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो वो अवेलेबल है, अगर मुझे किसी के सिर्फ हिंदी के मार्क्स चाहिए तो वो अवेलेबल है, मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए जैसे लेट्स से फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो वो अवेलेबल है, मुझे सिर्फ वो मार्क्स चाहिए जहाँ पे 100 आए स्टूडेंट्स के, वो उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जहाँ जिन्होंने 100 मार्क्स स्कोर करे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल सकता है। सिर्फ देखिए यहाँ पे मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई पेज फ्लिप नहीं करना है, मुझे कुछ ढूंढना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन इस एक्सप्रेशन के थ्रू मेरे पास अवेलेबल है। तो इतने भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं, कहाँ पे मार्क्स कम आए हैं, कौन से स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, बहुत आंसर्स मैं निकाल सकता हूँ। तो मैट्रिक्स का यूज होता है एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को कंसाइज करने में, उसको रीड आउट करने में, और इसका यूज जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में होता है। वेदर फॉरकास्टिंग में हो आप मैट्रिक्स को यूज कर सकते हो, जो आपके वर्ल्ड का डेटा है लाइक द पॉपुलेशन ऑफ पीपल, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो आप मैट्रिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, प्रोग्रामिंग, इन सब में मैट्रिक्स को यूज करा जाता है। कंपनीज इस मैट्रिसेस को यूज करती है प्रोडक्शन निकालने के लिए कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल्स करनी है, कितने प्रोडक्ट्स की सेल करनी है, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना है, किसको कम सेल करना है। मैट्रिसेस का जो यूज़ है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, वो किसी एक फील्ड में नहीं है। तो चलिए मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ मैट्रिसेस किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रोज आर प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स आर वर्टिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में 5 रोज है, 1 2 3 4 5, ये इनको हम रो बोलते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली है, और इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे 5 रोज है एंड 10 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 5 into 10 है। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर है। अब देखिए आपको थोड़ा क्लैरिटी और मैं देता हूँ ताकि आपके माइंड में किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखिए यहाँ पे ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स देख रहे हैं आप ये है, इसमें 3 रो है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये कॉलम है। तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होती है और जो वर्टिकल होता है वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं।
रो को हम R1 R2 R3 से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम C1 C2 C3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स है, अगेन इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस करा है। ये इसका ऑर्डर है 3 इंटू थ्री क्या बोला जाएगा इसका ऑर्डर। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, रो पहले आती है कॉलम बाद में आते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स R इंटू सी, 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 इंटू 3। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। तो इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये 9 एलिमेंट्स है, इसमें ये 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, रोज को हम हॉरिजॉन्टली एक्सप्रेस करते हैं और कॉलम्स को हम वर्टिकली एक्सप्रेस करते हैं। और ऑर्डर कैसे निकलता है, R इंटू सी करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस उसी इंफॉर्मेशन को मैंने आपको थोड़ा और एक्सप्रेस करा है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम्स है और ये आपके क्या है, रोज है। तो इस मैट्रिक्स में 5 रोज 10 कॉलम्स है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जब लिखेंगे आप उस मैट्रिक्स का तो रो पहले आएगी, कॉलम्स बाद में आएगी, R इंटू सी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, रो होगा, कॉलम्स क्या होगा, वर्टिकली होगा। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं एक्स एक्सिस जो होता है वो रोज होती है और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस हमेशा कैसा होता है, वर्टिकल होता है, तो वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितनी तरीके की होती है। तो सबसे पहले ये आप मैट्रिक्स देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके रो और कॉलम बराबर होते हैं। देखिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर रोज और कॉलम्स बराबर बराबर है तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर वो डिफरेंट है तो वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पे आपकी 2 रो है, 1 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। सो इट्स ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, बिकॉज अगर रो और कॉलम बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रो और कॉलम अगर अनइक्वल है, ठीक है, तो वो इट्स ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं नॉन जीरो, बाकी सारी जगह पे जीरो एलिमेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल में एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल में एलिमेंट्स नॉन जीरो है। डायगोनल यहाँ पे डायगोनल नहीं है, देखिए यहाँ डायगोनल है, ये डायगोनल, डायगोनल में आपके एलिमेंट्स जो है वो जीरो नहीं है और बाकी जगह क्या है, जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है कि इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट एलिमेंट है डायगोनल में। ठीक है, 5 या 7 रख दीजिए या 3 रख दीजिए। ठीक है, तो डायगोनल और नॉन डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है कि दोनों में ही सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल जो है वो जीरो है दोनों में ही। बस ये फर्क है कि डायगोनल में जो है वो एलिमेंट्स जो डायगोनल में है वो डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी इस तरीके के। लेकिन स्केलर में क्या है, एक सेम एलिमेंट डायगोनल में है, 5 5 5 ए पी पी पी। ठीक है, एक्स एक्स एक्स, तो इस तरीके, ये फर्क है डायगोनल और स्केलर में। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट वो सिर्फ 1 होता है बस। तो अगर सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट 1 है तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन डायगोनल में तो जीरो होना ही होना है, 100% कंपलसरी है। लेकिन डायगोनल में अगर वो डिफरेंट है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर सेम कांस्टेंट है और 1 है तो आइडेंटिटी, और अगर सेम कांस्टेंट है लेकिन आइडेंटिकल 1 नहीं है तो वो बन जाएगी स्केलर। ठीक है, और दिस वन इज नल मैट्रिक्स। इसमें कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो है, नॉन जीरो कोई भी नहीं है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। दिस इज ए रो मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। और दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इसमें एक ही कॉलम है। दिस इज ए रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है, सो इट्स ए कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करी है आपके साथ। नेक्स्ट, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीजें देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें देखने जा रहे हैं मैट्रिसेस पे बेस्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, और एक और मैट्रिक्स है जिसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, और अगर हमें ऐड करना है इन दोनों को तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। सो ए प्लस बी अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, वो ये होगा, a प्लस बी 6 8 10 12। ये कैसे निकला, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको ऐड कर दिया। सो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10,
4 + 8 12। तो हमने क्या करा है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करते हुए क्या करना है आपको, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है बस उनको ऐड कर दीजिए। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो गया, इसका दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो गया, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इस सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो गया, इसके सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसके साथ ऐड हुआ है। ठीक है, अगर हमें लेट्स से दो मैट्रिक्स है वो बड़ी मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, दोनों 3 रो 3 कॉलम, और हमें दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा, 1 + 10 11, 2 + 20 22, 3 + 30 33, 4 + 40 44, 5 + 50 55, 6 + 60 66, 7 + 70 77, 8 + 80 88, 9 + 90 99। तो देखा आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। अगर हमें a - b निकालना है तो क्या होगा, तो सिंपल a में से b माइनस कर दीजिए, तो 1 - 10 -9, 2 - 20 -18, 3 - 30 -27, 4 - 40 -36, 5 - 50 -45, 6 - 60 -54, 7 - 70 -63, 8 - 80 -72, 9 - 90 -81। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स जो हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर ज्यादा कम है तो आप कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, या लेट से आप या क्या इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है दो मैट्रिक्स का तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 होनी जरूरी है, कंपलसरी है। ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होनी कंपलसरी है, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते 3a। 3a का मतलब क्या है, 3a का मतलब है कि हम यहाँ पे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 3a करके 5a भी निकाल सकते हैं, 10a भी निकाल सकते हैं। बस आपको उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे लेट्स से हमारे पास ये मैट्रिक्स है a, ठीक है, अगर हमें 3a निकालना है तो हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 1 = 3, 6 9 12। तो देखिए ये आपका 3a आ गया। 3a का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए ये a है, अब हमें निकालना है 5a। तो 5a का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 80 45। ये देखिए ये आपका 5a निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3a 5a 1/10a निकाल सकते हैं। 1/10a का मतलब क्या है कि a जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट को 10 से डिवाइड करना है। 1/2a निकाल सकते हैं, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए इससे पहले अभी तक हमने क्या समझ लिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कॉलम्स है वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो हम ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर ये हैश है। ठीक है, ए के ऊपर ये इस तरीके का सिंबल यूज होता है ट्रांसपोज के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल था, कॉलम में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको वर्टिकल कर देंगे, सीधा कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ही ये जो रो थी 3 4 इसको मैंने कॉलम बना दिया। देखिए ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दिया। तो देखिए ये बन गया उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो रो थे वो कॉलम बन गया, और जो कॉलम थे, जो ये कॉलम था ये रो बन गया है। ये देखिए ये कॉलम था ये रो बन गया है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। देखिए ये ए मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो रो है 1 2 3 ये कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सिंपल है, आप जो आपका एक्स एक्सिस है उसको आप सिंपल वाई एक्सिस बनाते जाइए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, बस आपके पास ट्रांसपोज आ गया। ठीक है,
नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये टफ चीज है थोड़ी सी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं, तो दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, दो 2 × 2 मैट्रिक्स है दोनों, हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए बी क्या होगा। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन के साथ है, फोकस के साथ। सो देखिए जब आप a इंटू बी निकालेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा और ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो R1 है वो C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखिए R1 को आपने C1 के साथ मल्टीप्लाई करा है, ये देखिए a इंटू 1 प्लस b इंटू 3, फिर अगेन R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो देखिए a इंटू 2 प्लस b इंटू 4, ठीक है। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स में का जो ऑर्डर है वो सेम है, दोनों ही मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है, जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो भी 2 इंटू 2 आएगी, तो उसमें भी 4 ही एलिमेंट होंगे। तो ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट है पूरा, ये सेकंड एलिमेंट है पूरा सॉल्व करके, ये थर्ड एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हमेशा रो पहले उठा लीजिए, पहले वाली मैट्रिक्स को रो ले लीजिए और उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले R1 को C1 से करा और फिर R1 को C2 से करा, यानी कि पहले R1 C1 से हुआ तो पहला एलिमेंट निकल गया, फिर C2 से किया सेकंड एलिमेंट निकल गया। अब R2 को C1 से करिए, ये थर्ड एलिमेंट निकल गया, R2 को C1 से और फिर R2 को C2 से, बस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो पहले R1 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, दो एलिमेंट्स आ गए, फिर R2 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, दो एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ये देखिए अभी और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए A है और ये B है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है दोनों ही। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए R1 को C1 से, C2 से, C3 से, फिर R2 को C1 से, C2 से, C3 से, फिर R3 को C1 से, C2 से, C3 से, ठीक है। तो आपके ये 9 एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 70, ये फर्स्ट एलिमेंट निकल गया पूरा आपका। फिर R1 लीजिए, 1 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 80, फिर अगेन R1 को C3 से 1 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 90, तो ये आपका पूरी की पूरी R1 निकल गई। कैसे निकाला, R1 को C1 से, R1 को C2 से, R1 को C3 से, उसके बाद R2 को C1 से, यानी कि 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 70, प्लस का साइन बीच में डालना है, जब एलिमेंट शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन डालना है। ऐसा ही 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 6 इंटू 80, R2 को C2 से, फिर R2 को C3 से, 4 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 6 इंटू 90, फिर नेक्स्ट R3 को C1 से 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 40 प्लस 9 इंटू 70, फिर R2 को C2 से और फिर R2 को C3 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट करते हैं, पहले वाली रो ली, उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी वाली रो ली, उसको तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी वाली रो ली, उसको फिर तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, उनमें दोनों का ही ऑर्डर सेम था, ठीक है। ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी A टू B करके। हाँ, तो क्या हो सकता है कि ये तो हमने देखा कि तो आसान क्वेश्चन थे, इसमें क्या था, दोनों का ऑर्डर सेम था तो आसानी से हो गया, लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। अब इसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें 2 रो है, देखिए 2 एक्स एक्सिस यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 हॉरिजॉन्टल रो है, और इसमें 3 कॉलम है 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो वहां पे आपको दो चीजों को चेक करना है कि जो इसका C है, जो इसके कॉलम है, वो इसकी रो के बराबर होने चाहिए, जो यहाँ पे जितने कॉलम है उतनी ही यहाँ पे रो होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बन के आएगी इनके प्रोडक्ट से, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा इसके रो और इसका कॉलम, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट से बन के आएगी वो होगी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों का
ये चीज सेम होनी चाहिए, जितने कॉलम इसके यहाँ है उतनी रो यहाँ होनी चाहिए। तो देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब जो कंडीशन है मेन वो सेटिस्फाई हो रही है। इसके आर इसके सी इसके आर के बराबर है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, R1 को C1 से, R1 को C2 से, R1 को C3 से, तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए फिर R2 को C1 से, R2 को C2 से, R2 को C3 से, और आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। बस हो गया। देखिए आपको कौन सी मैट्रिक्स चाहिए थी, आपकी मैट्रिक्स बन के आनी चाहिए 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब है 6 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 2 रो होनी चाहिए थी और 3 कॉलम होने चाहिए थे। तो 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी कि जितने कॉलम इसमें है उतने ही रो यहाँ होने चाहिए, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो होगी 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व करा इसको, R1 को पहले C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करा, फिर R2 को C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पे A है आपके पास, इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। देखिए इसमें स्टूडेंट्स 3 रो 1 कॉलम है। जो A मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 3 रो है 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1। और इसमें कितने कॉलम है, इसमें रो कितनी है, पहले इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही रो है, कॉलम 3 है 1 2 3। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी, देखिए जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कैसे निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, और इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जितने कॉलम इसमें है उतनी ही रो इसमें है, इसमें एक कॉलम है इसमें भी एक रो है, तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या होगी 3 इंटू 3 होगी। अब 3 इंटू 3 मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, R1 यहाँ पे क्या है 1 है, तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करा यानी कि 1 इंटू 1, फिर C2 से यानी कि 1 इंटू 2, एंड C3 से 1 इंटू 3, और आपके पास एलिमेंट्स आ गए। फिर R2 यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 है, R2 यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 को हमने C1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ये देखिए 2 2 2 4 6। फिर R3 को C1 से 3 6 9, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई A इंटू B। तो देखिए कितना आसान था, बस अगर आपको चीजें क्लियर है तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 3 रो 1 कॉलम था, यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम है, ये और ये दोनों बराबर है, मैट्रिक्स कौन सी निकल के आई 3 इंटू 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस मैट्रिक्स में देखिए 3 रो 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 3 रो 2 कॉलम है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, और यहाँ पे जो बी है उसमें 2 रो 3 कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने कॉलम है उतनी ही रो यहाँ पे है, तो यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कौन सी होगी 3 इंटू में 3। कैसे होगी, देखिए सिंपल, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करा, C2 से मल्टीप्लाई करा, C3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। फिर R2 को C1 से C2 से C3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गए, और R3 को C1 से C2 से और C3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, जैसे 2, फिर 1 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, सो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 इंटू 1, ठीक है, R1 को R3 C3 से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 1, सो 2 प्लस 1 3 आ गया। तो पहले रो ली उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा, दूसरी रो ली फिर उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा, फिर तीसरी रो ली और फिर उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा, और आपके पास मैट्रिक्स आ गई, बस। ठीक है, अब मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जो वीडियो में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि आपके जो एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन थ्रू मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 इक्वेशंस है, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 3 इक्वेशंस है, काफी आसान है स्टूडेंट्स, ये 6 मार्क्स का सबसे इजी टॉपिक है, 6 मार्क्स का इजी टॉपिक है सबसे, और बहुत ही आसानी से आप समझने वाले हैं, और इस टॉपिक में आपको 2 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो अगर एक क्वेश्चन में अगर आपके थोड़े बहुत माइंड में डाउट रह भी गए तो सेकंड क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंटली फोकस के साथ आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ये आपके सामने 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है थ्रू मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड
की एक वैल्यू निकालनी है थ्रू मैट्रिक्स मेथड, एल्जेब्रिक मेथड नहीं, मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो करेंगे उसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो द above system of equation can be solved through matrix method for which we need to calculate A inverse। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप A inverse समझने वाले हैं। अब A inverse क्या होता है, A inverse का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि हम दो नई चीज निकालने वाले हैं, एक डिटरमिनेंट ऑफ A और एक एडजॉइंट ऑफ A। दोनों ही चीजें बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, तो इसमें इन दोनों में समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। तो हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए निकालना है A इनवर्स, और A इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन इक्वेशन गिवन थी, हमने उन इक्वेशन को लिख लिया और उन इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स की फॉर्म में देखिए, मैट्रिक्स की फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है 1, यहाँ -1, यहाँ 1। फिर इसके साथ x के साथ कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ 1, यहाँ -3। फिर यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट क्या है, एक तरीके से 1 है, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज 1, सॉरी 1 इंटू एक्स इज x, 1 1, ठीक है। तो जो इस x y z के साथ जो कांस्टेंट थे, ठीक है, 9 कांस्टेंट्स हैं, उन 9 कांस्टेंट्स को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया 3 इंटू 3 ऑर्डर में, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। यहाँ क्लियर है, यहाँ तक आपको जो इन इक्वेशन के में कांस्टेंट्स थे, उन कांस्टेंट्स को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है इसके साथ में वो वेरिएबल जो मुझे निकालने हैं, तो यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल निकालने हैं x y z, देन इक्वल टू 402। 402 क्या है, ये इक्वेशंस की जो आपको RHS गिवन है, तीनों इक्वेशन में जो RHS गिवन है 402 वो लिख लिया। ये सिस्टम, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है हमेशा हर क्वेश्चन में। तो आपने क्या करा, जो आपको इक्वेशंस गिवन थी उन इक्वेशन को आपने इस तरीके से लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखा, जो आपकी इक्वेशंस थी उनके साथ जो कांस्टेंट्स थे वो लिखे, फिर वो वेरिएबल लिखे जो आपको सॉल्व करने हैं, और ये आपने RHS लिख लिया जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशंस के साइड में RHS में, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं AXB। ये हमारा A है, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया A, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया X, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया B। तो अगर आपको A अगर उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा X इक्वल टू A इनवर्स B। अगर इस A को उधर लेके जाओगे तो आपने देखा ये A इनवर्स B हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A उधर जाके B बाई A की फॉर्म में आ जाएगा, A नीचे चला जाएगा रेसिप्रोकल, और जब उस रेसिप्रोकल को ऊपर लेकर आएंगे तो वो A इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे 1/2 को हम 2 का इनवर्स लिख सकते हैं, 1/3 को हम 3 का इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये A उधर चला गया और ये वापस ऊपर लेके गए, तो ये हो गया x इक्वल टू A इनवर्स B। यानी कि अब हमें क्या करना है, सिंपल, x का मतलब क्या है, x का मतलब है x बाई z। तो x बाई z को अगर हमें सॉल्व करना है तो सिंपल हमें A इनवर्स निकालना है और उस A इनवर्स को हमें B से मल्टीप्लाई करना है। B क्या है 402, ठीक है। तो हमें A इनवर्स निकालना है और A इनवर्स को जब हम B से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी 3 इक्वेशंस सॉल्व होके 3 वेरिएबल्स जो मिसिंग थे वो निकल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो उठा लीजिए। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा, उसमें जो भी रो में और कॉलम में जो एलिमेंट है उनको हटा दीजिए। जो रो में और कॉलम में जो एलिमेंट है वो हटा दीजिए, और जो एलिमेंट बच गए वो आप लिख लीजिए। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बच गए, ये 4 एलिमेंट बच गए और ये मैंने लिख लिया। देखिए A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। अच्छा A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस एलिमेंट को देखा और इस एलिमेंट के जो भी जिस रो में और जिस कॉलम में जो एलिमेंट है उनको हटा दिया, और जो एलिमेंट बच गए उसको मैंने उठा के लिख दिया यहाँ पे। अब सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। हमने फर्स्ट रो की बात करी थी, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये है, तो ये इस रो में आ रहा है, इस रो को हटा दीजिए और इस कॉलम को हटा दीजिए। तो इस रो को और इस कॉलम को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास क्या एलिमेंट बचे, ये और ये 4 एलिमेंट लिख लिए मैंने, ठीक है। नाउ लास्ट, अब इस एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम
यानी कि वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उनको हटा के जो एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इन चारों एलिमेंट को आप लिख लीजिए A21, A22, A31, A32। ठीक है, और ये जो फॉर्म है स्टूडेंट, ये जो मैंने साइन लगा रखा है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। आप क्या निकाल रहे हैं, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो ए के आसपास 2 बार लग जाते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स के आगे भी 2 बार लग गए, यहाँ पे हर जगह बार लग गए। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये A11 क्या है, ये वो एलिमेंट है जिसके बेसिस पर आपने निकाला था। A11 फिर A12 लिख लिया मैंने, और ये A13 लिख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ माइनस क्यों लगाया है, यहाँ प्लस क्यों लगाया है। तो यहाँ माइनस इसलिए लगाया स्टूडेंट क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये ऑड एलिमेंट है। ऑड मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इज ऑड नंबर। तो ये देखेंगे ये इवन है, 1 1, 1 + 1 2, 1 + 3 4 है। तो अगर ऑड एलिमेंट है, ठीक है, तो आप उसके आगे माइनस जरूर लगाएंगे। माइनस लगाना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ए इनवर्स निकालते हुए एक छोटी सी भी गलती हो गई आपसे, छोटी सी भी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस माइनस की जगह आपने प्लस लगा दिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके सारे आंसर गलत आएंगे, एक्स वाई जेड तीनों का आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आपकी कैलकुलेशन साइन वगैरह प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे आपको अपना हर चीज का, कैलकुलेशन का, हर साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, आप सॉरी ए डिटरमिनेंट हो जाएगा। आप डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A22 इंटू A33 माइनस A3 इंटू A23, और जो आंसर आएगा उसको फिर हम A11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस दिस इंटू दिस, फिर जो आंसर आएगा उसको A12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे पता है अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन है, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे तो फिगर्स कॉन्स्टेंट्स नहीं थी, वेरिएबल्स की फॉर्म में थी A11 A2। ठीक है, अब देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, ये 1 है, ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, तो आपके पास क्या एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट बचे 1 - 3 और 1 1, तो 1 - 3 1 1 को लिख लिया। नाउ -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, तो आपके पास क्या एलिमेंट बचे, आपके पास एलिमेंट बचे 2 - 3 एंड 1 एंड 1, आपने उनको भी लिख लिया। नाउ लास्ट इस रो के लिए ये जो एलिमेंट है जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, तो आपके पास ये एलिमेंट बचे 2 1 1 एंड 1 1, 2 1 एंड 1 1, इनको लिख लीजिए। और इनके बाहर क्या है, फर्स्ट A11, फिर बाहर इसके A12 और ये A13। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आपको लगाना ही लगाना है हमेशा, क्योंकि जो A12 है ये ऑड एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1 डिटरमिनेंट कैसे निकालता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 1 इंटू 1 इज 1, फिर बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है, फिर 1 इंटू -3 इज -3। ठीक है, फिर ये देखिए, फिर ये आगे पूरा का पूरा लिख लिया मैंने एज इट इज। ठीक है, ना 1 इंटू 2 इज 2, फिर बीच में माइनस लिखना है आपको, 1 इंटू -3 इज -3, फिर +1, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 इंटू 1, बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है। और आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इसको इससे बाद में इसको इससे, पहले कैसे किसको करना है, पहले इसको इससे बाद में इसको इससे, पहले इसको इससे बाद में इसको इससे। जब बाद में करेंगे तो बीच में एक साइन जरूर लगाना है, वो है माइनस का। बस अब हो गया, 1 + 3 इज 4, ये 2 + 3 5 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा का आंसर पूरा इसका 5 आ गया, और ये 2 - 1 इज 1, तो ये आ गया आपका आंसर 10। ये 10 जो है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमने निकाला है वो 10 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो के बेसिस पे डिटरमिनेंट निकाला है। अगर आप फर्स्ट सेकंड रो के बेसिस पे निकालेंगे तो भी आंसर 10 ही आएगा, अगर आप थर्ड रो के बेसिस पे निकालेंगे तो भी आंसर 10 आएगा। मान लीजिए आप सेकंड रो के बेसिस पे निकालना चाहते हैं, और कैसे निकलेगा, सिंपल, ये रो और ये कॉलम हटा दीजिए, तो क्या बच गया, -1 1 और 1 1, फिर ये एलिमेंट है तो इस रो कॉलम और इस रो को हटा दीजिए, तो क्या बचा 1 1 और 1 1, फिर इसमें और इसको हटा दीजिए, तो क्या बचा 1 - 1 और 1 1, और माइनस यहाँ पे कहाँ लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि ये है A21,
A21 है क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये ऑड एलिमेंट है, तो माइनस यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 3 है, 2 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। जैसे हमने फर्स्ट रो के बेसिस पे निकाला तो सिर्फ एक ही जगह माइनस लगाया, इसके बेसिस पे निकालेंगे तो जो जगह माइनस लगाएंगे। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट रो के थ्रू निकालूं, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी रो के थ्रू निकालेंगे या किसी भी कॉलम के थ्रू निकालेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमारा डिटरमिनेंट निकल गया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स, जो आपने अभी क्वेश्चन में देखी है। क्या आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को पूरा का पूरा लिख लीजिए इस फॉर्म में। ये देखिए कैसे लिखा है मैंने, ये देखिए फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट कर दिया। ये एडजॉइंट निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। क्या करा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट कर दिया, इतना कर दिया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट कर दिया। फर्स्ट कॉलम क्या है, ये पूरा कॉलम, और फिर सेकंड कॉलम क्या है, ये पूरा कॉलम, इन दोनों को रिपीट कर दिया। सिंपल है। सबसे पहले आपने वो मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए जो आपके पास गिवन थे, फिर आपने रो 1 रो 2 को रिपीट कर दिया, और फिर C1 और C2 को रिपीट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। R1 R2 को रिपीट करा, फिर C1 C2 को रिपीट करा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है उसको हटा दीजिए, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। देखिए मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। अब मेरे पास एलिमेंट जो बचे उसके बेसिस पे मैं एडजॉइंट निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, ये देखिए, ये कैसे निकला है, ये जो निकला है ये एडजॉइंट है। कैसे निकला, 1 into 1, बीच में माइनस आता ही है, तो 1 into -3, तो 1 + 3 4 आ गया। देखिए कैसे आया 4, दोबारा बता रहा हूँ, 1 into 1 is 1, बीच में माइनस आता है, 1 into -3 is -3, तो -3 और बीच में माइनस आता है, तो 1 + 3 4 हो गया। Now 1 अब इस 1 into -3 is -3, -3 -2 -5, 2 -1 1। तो ये देखिए मैंने ये एडजॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए पहले कैसे करा था, दोबारा समझाता हूँ। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही जो डिटरमिनेंट निकालते हुए किया है, बस वही चीज, को कुछ और नहीं। अब देखिए रो 2 के लिए निकालना है, तो 1 into 1, फिर प्लस, सॉरी बीच में माइनस, 1 into -1, तो 1 + 1 2 आ गया। 1 into 1 -1 into 1 0, -1 into 1 -1, फिर बीच में 1 into 1, बीच में माइनस आता है, तो -1 -1 -2, ठीक है। आपको मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, बट वो अगर आप अभी वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए अभी सॉल्व करने की, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। -3 into -1 is +3, 3 - 1 2, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 1 + 2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए ट्रांसपोज का साइन है, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है R1 ये कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, R2 कॉलम 2 में कन्वर्ट हो गया, R3 कॉलम 3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पेशेंस रखिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखिए आपने दोनों चीजें निकाल ली है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश है, और थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन है वो अगले क्वेश्चन आपकी दूर हो जाएगी। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला ये था, ये दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं, ये देखिए। सो ए फॉर्मूला क्या था, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकाला था हमने, 10 निकाला था, और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने अभी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। तो a इनवर्स ये है और b हमारा क्या था, जो RHS में था 402। तो बस हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, और आपके पास x y z के आंसर आ जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल, कि 3 into 3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, और इसमें 1 रो 3 कॉलम, सॉरी 3 रो 1 कॉलम है, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, ठीक है। तो जो अब कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई करने की, जो इसके C है वो इसके R के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, और इसमें कितनी रो है, 3 है, तो 3 और 3 बराबर है, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। और मैट्रिक्स बन के कौन सी आएगी, जो इसकी R है और जो इसके C है। तो इसमें कितनी R है, 3 रो है, और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। तो यानी कि आपकी मैट्रिक्स जो बन के आएगी इनका प्रोडक्ट, वो क्या होगी, वो होगी 3 रो 1 कॉलम, यानी कि इस तरीके की होगी वो। देखिए
कैसे, ये देखिए ये कैसे निकला, सिंपल 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, R1 को मैंने C1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये आ गया आंसर। फिर R2 को C1 से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ गया। R3 को फिर R3 को C1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया देखिए 4 इंटू 4 16 प्लस 0 प्लस 4। फिर R2 को C1 से तो -20 प्लस 10। फिर R3 को C1 से 4 प्लस 6। अब जो आंसर आए आपके 20 डिवाइड बाय 10 2 -10 प्लस डिवाइड बाय 10 -1 4 प्लस 10 6 10 डिवाइड बाय 10 1, ये आपके आंसर आ गए एक्स वाई जेड की। देखिए हमने सॉल्व कर लिया इक्वेशंस को, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। और ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करी है मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। और मैट्रिक्स मेथड में क्या चाहिए था आपको, ए इनवर्स निकालने के लिए आपके क्या दो चीजें देखी है इस वीडियो में, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। देखिए मुझे लग रहा है शायद कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बट यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आप समझ लिए आपका बहुत सारा वर्कलोड आपके माइंड से हट जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपने ए इनवर्स समझ लिया है, तो आपने काफ़ी कुछ समझ लिया इस चैप्टर में। आप जब खुद देखेंगे आपने कितना कुछ समझ लिया, एक्सरसाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इस वीडियो के थ्रू कितना कुछ समझ लिया है। अब मैं आपको चेक भी करके दिखाता हूँ कि क्या हमारे आंसर सही है। तो देखिए आपके पास 3 इक्वेशंस थी, उन 3 इक्वेशंस में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के देखिए, आपके आंसर सही आ रही है। देखिए एक्स क्या 2 2 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 4 4 और 4 ही RHS है। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखे 2 2 इंटू 2 इज 4, वाई की वैल्यू -1 है 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 3 0 आ गया। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, जो LHS है वही RHS से मैच कर रहा है। तो देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने इक्वेशंस है, अब हमें आसानी से समझ में आ जाएगा ये एग्जांपल। तो देखिए ये आपकी 3 इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है हमें मैट्रिक्स मेथड के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को, ये वही लाइन लिखी हुई है जो पीछे बताई थी मैंने आपको, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड थ्रू मैट्रिक्स मेथड फॉर व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट द ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने लिख लिया 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी इक्वेशंस थी उनको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में। ये कांस्टेंट है जो मैट्रिक्स में गिवन थे, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2, ये कांस्टेंट्स निकाल लिए उसमें, ठीक है। और उसके बाद ये एक्स वाई जेड वो 3 वेरिएबल है जो हमें निकालने हैं, और ये क्या है, ये RHS है इन इक्वेशंस का। हमेशा इसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगी, इसको हम बोल देंगे a, इसको बोल देंगे x इक्वल टू b। तो ax इक्वल टू b, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x होगा a इनवर्स इंटू में b। तो हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है और उसको b से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, यही करना है आपको, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया था, हम सीधा डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको डिटरमिनेंट निकालना आपको अच्छे से आ जाएगा, 100% आ जाएगा। देखिए ये 2 है, 2 को हटा दीजिए उस रो और उस कॉलम से, ठीक है, मतलब जो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उनको हाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा, इनको आप लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया इनको। उसके बाद ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उनको हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 - 4 एंड 1 एंड -2, इनको लिख लीजिए। फिर ये 5 जिस रो और जिस कॉलम में है उनको हटा दीजिए, आपके पास क्या बचे एलिमेंट 3 2 1 1, उनको लिख लीजिए, बस हो गया काम। अब ये 2 क्या है, ये 2 फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, ये -3 सेकेंड एलिमेंट है, और ये 5 थर्ड एलिमेंट है। बीच में आपको बताया था माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि ये ऑड एलिमेंट है, ये है फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो A12 है ये, A12 का मतलब ये ऑड एलिमेंट, क्योंकि 1 + 2 = 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 × 2 = -4, बीच में आपको एक माइनस लगाना होता है, -4 × 1 -4, ठीक है। फिर ये हो गया, ये अगेन एज इट इज लिख लिया मैंने, -2 × 3 = -6, बीच में आपका एक माइनस आता है, -4 × 1 = -4, फिर +5 3 -2, ठीक है। सॉल्व करा, ये हो गया आपका -4 + 4 0, 2 × 0 = 0, ये हो गया आपका -6 + 4 = -2, -2 × 3 = -6, ठीक है। ये -6 + 4 -2 हुआ, -2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो -6 आ जाएगा,
और ये है आपका 5, तो आपका आंसर आ गया -a। -a आपका आंसर आ गया, यानी कि -a क्या है, सॉरी -1 क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। -1 क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए वही तरीका है जो फॉलो करना है। आपने पहले तीनों रो को रिपीट कर दिया, लिख लिया, तीनों रो को लिख लिया। उसके बाद आपने R1 और R2 को रिपीट कर दिया, आपने R1 और R2 को रिपीट कर दिया, और उसके बाद जो आपका C1 था और जो C2 था उसको रिपीट कर दिया। उसके बाद आपने पूरी R1 और पूरी C1 को हटा दिया। बस अब आपका एडजॉइंट निकल गया। देखिए कितनी आसानी से, -2 × 2 इज -4, और ये -4 + 4 0 हो गया, -4 + 6 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। देखिए 0 to 1 आपके निकल गए। आगे देखें 5 और ये -2 × -3 +6 हो गया, तो 5 - 6, क्योंकि बीच में आपको माइनस आता है, तो 5 - 6 इज -1, -4 -5 -9, -3 -2 -5, माइनस ये हो गया +12, 12 - 10 2, 15 + 8 23, 4 + 9 13। अब इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस R1 को मैंने C1 बना दिया, R2 को C2 बना दिया, R3 को C3 बना दिया, और उसके बाद अब आप इनवर्स निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट आपका आया था -1, एडजॉइंट आपका ये आया। सबसे पहले यही सॉल्व कर लीजिए इसको, इस -1 को अंदर ले जाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 की जगह मान लीजिए 2 होता तो हम इसको अभी डिवाइड नहीं करते, हम इस मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करते जो हमारा b क्वेश्चन में गिवन है, फिर हम फाइनली डिवाइड करते, ताकि हमारी चीज़ें कम कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। बट यहाँ -1 से हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम -1 को अभी अंदर ले जाते हैं। तो बस -1 को अंदर ले गए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया -2, 9 -23, -1 5 -13। अब आपको क्या करना है, x निकालना है। x निकालने के लिए क्या चाहिए, a इनवर्स इंटू में b। a इनवर्स आपके पास है, b आपको पता था, जो इक्वेशन का RHS था वो b था। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 3 रो 1 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम है, ठीक है। तो जो इसके c है वो इसके r के बराबर होने चाहिए मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसके c कितने हैं 3, इसके r कितने हैं 3, तो 3 और 3 बराबर है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का जो निकल के आएगा, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके r, यानी कि इसमें कितने r है, 3 r है, 3 रो है, और इसमें कॉलम 1 कॉलम है, तो 3 × 1 निकल के आएगी। कैसे होगा, 0 × 11 0, सिंपल। R1 को C1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 × -5 -5, -2 × -3 +6, फिर R2 को C1 से करा, फिर R3 को C1 से करा, और आपके पास आंसर्स आ गए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आप चेक भी कर सकते हैं इक्वेशंस की जो वैल्यू आई है, इक्वेशंस में डाल के आपका जो LHS है वो आपका RHS से मैच करेगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, LHS RHS बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैंने मैट्रिक्स का मीनिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके टाइप्स डिस्कस करे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया है, एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया है। इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है, वो डिस्कस किया है। इट्स अ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जिससे आता है, और जिसके बेसिस पे आप इस चैप्टर को काफी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज यही चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेगी। सो आई होप मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाया होगा। बट अगर आपको कोई भी सजेशन देना है जिससे मैं आगे अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट ला सकूं, तो यू आर द मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।